मॉर्निंग क्लास 12 स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 देखते हैं आपकी बुक फ्लेमिंगो में से, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पोएट एंड पैनकेक्स। पोएट तो आपको पता है क्या होता है, ठीक है। और पैनकेक्स यहाँ पे खाने वाले पैनकेक्स नहीं है, यहाँ पे पैनकेक्स एक मेकअप ब्रांड है, ठीक है। सो किसने लिखा है ये चैप्टर? एक तमिल राइटर ने लिखा है जिनका नाम क्या है? अशोका मित्रन, ठीक है। सो अब इस चैप्टर के अंदर जो ये हमारे तमिल राइटर हैं, वो एक स्टूडियो के अंदर, एक फिल्म मेकिंग स्टूडियो जिसका क्या नाम है? जेमिनी स्टूडियो, इसके अंदर अपने इंसिडेंट बताते हैं और वहां पे क्या क्या चीजें होती है, कैसे कैसे होती है, उसको मेंशन करते हैं। तो आइए चलिए चैप्टर देखते हैं। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे कुछ चीजें लिखी हुई है, कुछ नाम लिखे हुए हैं जो आपके फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर से हैं। हमारे ऑथर बताते हैं कि जो पैनकेक है वो एक मेकअप ब्रांड है जो ट्रक लॉट्स मतलब ट्रक भर भर के आती थी कहाँ पे? स्टूडियो के अंदर, और लोग उसको बहुत ज्यादा पोतते थे, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा मेकअप यूज करते थे और बहुत पोत के मेकअप लगाते थे। कौन से स्टूडियो की बात कर रहे हो? जेमिनी स्टूडियो के अंदर, जहाँ पे फिल्म मेकिंग का काम यूजुअली होता था। क्लियर? अब वो बोल रहे हैं कि सबने वहां पे मेकअप यूज कर रखा होगा। इन सब के नाम बता रखे हैं उन्होंने कि इन सब ने वहां पे क्या यूज कर रखा होगा? पैनकेक ब्रांड का मेकअप यूज कर रखा होगा। क्लियर? ग्रीटा गार्बो, मिस गोहर, ठीक है, वैजयंती माला जी, ठीक है, रति अग्निहोत्री। अब वो लास्ट मैंने यहाँ पे क्रॉस बना रखा है कि वो ये बोलते हैं कि इन लोगों ने तो यूज कर रखा होगा लेकिन रति अग्निहोत्री ने नहीं कर रखा होगा। क्लियर? क्योंकि इनके टाइम तक शायद वो ब्रांड बंद हो गया था। तो आपको नाम पता होने चाहिए। अगर आपका आंसर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उसके अंदर क्या लिखना है। क्लियर? अब हमारे ऑथर नेक्स्ट फ्यू लाइंस के अंदर बताते हैं कि जितनी भी सारी प्रॉपर्टी थी उस टाइम की, जो जेमिनी स्टूडियो था, इसका जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे था, ठीक है, सबसे ऊपर जाके। क्लियर? और वो जितनी भी प्रॉपर्टी थी, मतलब जितनी भी वहां पे जितनी भी प्रॉपर्टी है, जो घर की प्रॉपर्टी है, बेसिकली जो स्टूडियो बना था वो वाली प्रॉपर्टी, वो सब किसकी थी? वो सब थी रॉबर्ट क्लिफ की। क्लियर? ये कौन थे? ये थे एक इंग्लिश सोल्जर जिन्होंने बहुत सारी वॉर्स जीती है इंडिया के अंदर, और इसके अलावा इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। और इससे ये पता पड़ता है कि इन्होंने अपनी जो जगह थी, मतलब अपन मूव कर जाते हैं ना एक जगह दूसरे जगह पे, वो बहुत जल्दी किया था। और इन्होंने शादी की थी एक लड़की से, कहाँ पे? कोई चर्च है, सेंट मैरीज चर्च के अंदर। क्लियर? ये इनके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है। इस पैराग्राफ के अंदर पोएट बताते हैं कि जो मेकअप रूम था और जो उसका मिरर था, तो आप लोगों ने देखा होगा जो एक्ट्रेस वगैरह का जो मिरर होता है वो किस तरीके का होता है, उसके चारों तरफ लाइट्स लगी हुई होती है। क्लियर? तो अब हमारे ऑथर डिस्क्राइब करते हैं कि उनका जो मेकअप रूम था, वहां पे जो मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर जो मिरर था वो भी कुछ ऐसा ही था, जिसके चारों तरफ क्या लगी हुई थी? बहुत सारी लाइट्स लगी हुई थी और बिल्कुल एकदम वो फ्लैशी होता था कि कोई भी जाके वहां पे खड़ा होता वो बहुत सुंदर लगेगा। क्लियर? सो नेक्स्ट चीज हमारे ऑथर ने यहाँ पे ये बताया है, वो ये बताते हैं कि इनिशियली जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो कौन चलाती थी? एक बंगाली थी, वो चलाती थी, जो पूरी हेड थी। लेकिन अब वो वहां से चली गई थी फॉर बिगर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। उनके पास कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई थी, इसलिए उन्होंने जेमिनी स्टूडियो छोड़ दिया था। अब कौन चलाता था वो मेकअप स्टूडियो? अब एक महाराष्ट्रन चलाती थी। क्लियर? और उनके साथ में कुछ लोकल तमिल और जो क्राउड था, और वो उनके साथ में हेल्प करता था क्या करने के लिए? मेकअप करने के लिए। तो हमारे ऑथर बिल्कुल मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में बता रहे हैं एक स्टूडियो के अंदर, जिसका क्या नाम है? जेमिनी स्टूडियोज। क्लियर? आई होप आपको समझ आ रहा हो अभी तक चैप्टर। नेक्स्ट चीज पोएट हमारे यहाँ पे बताते हैं कि इतना ज्यादा मेकअप वो लोग करते थे कि वो लोग एक अच्छे खासे इंसान को एक जायंट सा, अजीब सा इंसान बनाने में भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। यू नो द पावर ऑफ मेकअप, राइट? कि कितना बड़ा हो, मतलब कितना ऐसा होता है। अपन टीवी में भी देखते हैं कि जो भूत प्रेत दिखते हैं अपन को हॉरर में, वो क्या है? बेसिकली दैट इज ऑल मेकअप, ठीक है। वो सब मेकअप करा हुआ होता है। सो मेकअप इतना पावरफुल था, हमारे ऑथर बताते हैं कि वो एक ढंग का डिसेंट इंसान को भी बहुत पागल दिखा सकता है। क्लियर? और अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं कि हायरार्की मेंटेन थी। हायरार्की मतलब जो चलता जाता है, ठीक है, जनरेशन से, ठीक। सो एक हायरार्की मेंटेन थी वहां पे स्टूडियो के अंदर। वो क्या थी कि जो चीफ मेकअप मैन होगा वो चीफ एक्टर्स का क्या करेगा? मेकअप करेगा। उसके बाद जो है
वो जूनियर आर्टिस्ट का करेंगे, उसके बाद जो है वो बाकी के लोगों का करेंगे। और हमारे पोएट ये भी बोलते हैं कि उस टाइम मेकअप डिपार्टमेंट के पास भी क्या था, एक ऑफिस बॉय था, ठीक है, जो क्या करता था, अगर कोई क्राउड शूटिंग हो रही है, क्राउड शूटिंग मतलब जिसमें 200-300 लोग लग रहे हैं, तो वो क्या करता था, क्राउड शूटिंग के अंदर जितना भी मेकअप था क्राउड का, किसकी जिम्मेदारी थी, वो सारी ऑफिस बॉय की जिम्मेदारी थी। तो उसका काम कुछ नहीं था, उसका काम ये था कि वो ढेर सारा मेकअप मिलाता था और सबको जाके पोत के आ जाता था, ठीक है। तो हमारे पोएट एक फनी से बताते हैं कि इतना ज्यादा मेकअप यूज होता था। क्लियर। बेसिकली पोएट बोलते हैं कि जो मेन आइडिया था बिहाइंड मेकअप वो ये था कि स्किन एक एक पोर पे क्या लगा हुआ हो, मेकअप लगा हुआ हो। क्लियर। और हमारे पोएट बोलते हैं वो जो ऑफिस बॉय था, बेसिकली वो कोई बॉय नहीं था, वो एक मैन था जो अपनी अर्ली 40s में था, और उसने ये जो सिनेमा है, ये जो फिल्म मेकिंग डिपार्टमेंट है, ये कब ज्वाइन किया था, ये तब ज्वाइन किया था जब उसको एक एक्टर बनना था, लेकिन वो एक एक्टर नहीं बन पाया, उसकी जो स्टार्टिंग थी वो अच्छी नहीं हो पाई, और फाइनली किसमें एंड अप किया है, वो मेकअप डिपार्टमेंट में आके एंड अप। नेक्स्ट चीज पोएट बताते हैं कि वो क्या काम करते थे। तो उनका काम क्या था, उनका काम ये था कि वो न्यूज़पेपर्स की जितनी भी रीडिंग्स थी या आर्टिकल्स थे या जितने भी पोस्ट थे जो कि फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड थे, वो उनको काट के उनकी कटिंग्स को रखते थे, और समटाइम्स वो खुद भी चीजें लिखते थे उसके अंदर, ठीक है। सो वो बताते थे कि वो कौन सी जगह पे काम करते थे। एक छोटा सा क्या बोल सकते हैं, एक छोटा सा रूम जैसा, लेकिन नॉट अ रूम बेसिकली, ठीक है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जिसके दोनों तरफ फ्रेंच विंडो लगी हुई है। और पोएट बोलते हैं कि उनको भी नहीं पता था कि इन दोनों को क्या बोलते हैं, फ्रेंच विंडोज बोलते हैं, ठीक है। एक नाम बता रखा है उन्होंने, क्यूबिकल। इसके अंदर वो काम करते, लोगों को बहुत फालतू का काम लगता था मेरा काम, और वो लोग मुझे आके लेक्चर देते थे कि तुम्हें कुछ और करना चाहिए, तुम तुम्हारा टैलेंट किधर वेस्ट कर रहे हो, रूम के किसी कोने में बैठ के कर रहे हो। और सब लोग उसको ऐसे ही देखते थे कि हम सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो है ये बहुत फोकट है और ये एक जगह पे बैठा रहता है। क्लियर। तो जो उनका जो बॉस था वो उनके हेड में भी यही चीजें डाल रहे थे कि ये बहुत फालतू है, ये कुछ काम करता नहीं है। तो पोएट बताते थे, और जो मेकअप बॉय था वो आके उन्हें क्या देता था, लेक्चर्स देता था। तो पोएट हमेशा उम्मीद करते थे कि भगवान करे आज क्राउड शूटिंग हो जिससे सब लोग बिजी हो और मैं मेरा काम शांति से कर सकूं और मेरे को आके कोई लेक्चर नहीं दे। तो हमारे जो ऑथर है वो ये चीज बताते हैं कि सबके पास वो एक इंसान होता है जिसको हम हमारे सिचुएशंस के लिए क्या मानते हैं, जिम्मेदार मानते हैं, ठीक है। हम ऐसा मानते हैं कि हमारे जो भी सिचुएशंस है, जिधर भी आज हम खड़े हैं उस इंसान के कारण खड़े हैं, ठीक है। सो अब हमारे ऑथर बताते हैं कि उनके स्टूडियो में भी एक ऐसा इंसान था जिसके कारण बहुत सारे लीड एक्टर ये मानते थे कि इसके कारण हमें चांस नहीं मिला, जैसे कि हमारा मेकअप बॉय, ठीक है। सो उसका नाम क्या था, मंगलम शुभू, तमिल। क्लियर। सो इधर इनको बोला गया है नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो, नंबर 2 बोला गया है इनको। और इनके बारे में अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि ये कौन थे और इनकी के पर्सनालिटी को डिफाइन करो, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। एक लंबा पैराग्राफ है इनके ऊपर आपकी बुक के अंदर, ठीक है, और बहुत सारे इनके ट्रेट्स बताए गए हैं कि अब क्या बताया गया है वो सुन लो। ये एक ऐसे एक्टर हैं जिनको फिल्म के अंदर बहुत ज्यादा काम मिला है, और इनका जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड मतलब कोई बुरी सिचुएशन या कुछ बुरा होने पे भी जो इनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है वो बहुत बढ़िया है, ठीक है, ऐसे बताया गया है। और सेकेंड चीज बताई गई है कि ये कौन है, एक ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण है तो इनके पास में जो अपॉर्चुनिटीज है वो तो वैसे ही बढ़िया हो गई, और इनको मतलब एक सॉर्ट ऑफ लकी माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अच्छा ये तो ब्राह्मण है तो वैसे ही इनका सब कुछ बढ़िया हो रहा है। क्लियर। इतना काम करते हैं अपनी फिल्मों के अंदर कि अगर इनकी कोई एक फिल्म फ्लॉप भी हो जाए तो भी ये निराश नहीं होता है। तो ये इनका एटीट्यूड है बेसिकली, और इनको एक अच्छा स्टार्ट मिला है, अच्छा स्टार्ट मिला था कहाँ पे, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। और ये बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल इंसान है। रिसोर्सफुल इंसान मतलब क्यों, क्योंकि ये बॉस जो था वहां का स्टूडियो का, जो डायरेक्टर था बोल सकते हो आप, जो सारी पिक्चर को डायरेक्ट करता था, उसके साथ में थे ये ऑल द टाइम, ठीक है, उनके साथ में रहते थे ये सारा टाइम। और कुछ ऐसा एक्ट बता रहे हैं जिसको करना, जिसको स्क्रीन पे दिखाना मुश्किल है। तो जो हमारे शुभू जी थे वो बहुत सारे तरीकों के साथ आ जाते थे कि आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो। तो मतलब बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल थे ये। क्लियर। अगर इनका एक तरीका कोई बोलता था कि नहीं ये ऐसे नहीं हो पाएगा, तो ये और 14 तरीके के साथ में निकल के आते थे, और 14 रास्ते लेके आते थे कि आप उसको किस तरीके से शूट कर सकते हो।
क्लियर। एग्जाम्पल, हमारे डायरेक्टर बोलते हैं कि एक ऐसा सीन शूट करना है जिसके अंदर एक रैट मतलब चूहा, ठीक है, एक चूहे ने क्या करा, टाइग्रेस को मार दिया अंडर वाटर, क्लियर, और अब उसको उसके बच्चों के ऊपर पिटी आ रहा है, ठीक है, दुख हो रहा है, और इसलिए वो उनको क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा प्यार कर रहा है। तो इस सीन को कैसे दिखाएं? तो जो शुभू था वो ऐसे दो तरीके बताने लग गया उनको कि वो सीन को किस तरीके से दिखा सकते हैं। ये सीन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अपन सबको पता है। सो उसने ये बताया कि आप किस तरीके से ये सीन को दिखा सकते हैं, और जैसे ही डायरेक्टर ने बोला कि नहीं, ऐसे काम नहीं होगा, ये ऐसे नहीं दिखा जाएगा, तो उसने क्या करा, उसने 14 नहीं नए तरीके बताए कि किस तरीके से वो इस सीन को शूट कर सकते हैं, क्लियर। सो शुभू जो थे वो बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल थे, और वो एक और चीज बताई गई है आपके पैराग्राफ्स के अंदर ही कि वो बिल्कुल भी किसी की बुराई नहीं करते हैं, वो हर किसी के लिए काइंड बिहेवियर, वो कभी किसी के बारे में गलत बोलते ही नहीं थे, वो सबसे अच्छा ही बोलते थे। तो ऑथर बोलते हैं समझ नहीं आता कि कोई इंसान इतना कैसे सही हो सकता है कि सबके बारे में सही बोल रहा है, किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहा है, मतलब वो किसी को नाराज नहीं कर सकते थे, दुख नहीं पहुंचा सकते थे, और अगर कोई उनके पास आ रहा है तो वो उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलते थे, क्लियर। तो ये सब उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि क्या ये सब फेक है या फिर यही इनका नेचर है, किनका, शुभू जी का, हमारे। एक और चीज यहाँ पे पोएट ने बताई गई है, इन्हीं के इनका जो कंपोजिशन था, जो ये लिखते थे, वो बिल्कुल सबसे हटके होता था, क्लियर। इन्होंने एक नॉवेल भी लिखी थी जिसका नाम आपकी बुक के अंदर दे रखा है, क्लियर। और जो इनकी पोएट थी वो बेसिकली जो इनकी जो एक्टिंग वाली चीज है, वो इनकी जो राइटिंग वाली स्किल थी उसको क्या कर रही थी, ओवरशैडो कर रही थी, मतलब वो कभी भी प्रॉपरली राइट कुछ नहीं कर पाते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनको जेन्युइन लव था सबके लिए, मतलब ये कभी किसी की बुराई नहीं करते। नेक्स्ट चीज जो हमारे ऑथर बताते हैं कि जो शुभू है वो हमेशा किसके साथ रहते थे, बॉस के साथ रहते थे, और इन लोगों का एक अलग से एक डिपार्टमेंट था किसके नाम से जाना जाता था, स्टोरी डिपार्टमेंट के नाम से, जिसके अंदर कौन थे, बहुत सारे स्टोरी और पोएट राइटर्स थे, और उनके साथ में कौन था, एक लॉयर भी था, ठीक है। सो शुभू बताते हैं कि एक बार एक एक्ट्रेस जो थोड़ी सी टेम्परामेंटल थी, मतलब जिनका गुस्सा, जिनका टेम्पर थोड़ा ज्यादा था, वो शूट पे आई थी, और किसी बात से वो उधर चिल्लाने और शोर करने लग गई। हमारे लॉयर साहब जो कि स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर थे, तो हमारे ऑथर को भी बहुत ऐसे लगा कि स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर एक लॉयर है, ठीक है, जो लीगल एडवाइस है, इन सब चीजों के काम आता है, क्लियर। तो ये स्टोरी डिपार्टमेंट वैसे किस काम आता है, स्टोरी प्लॉट करने के, क्लियर, स्टोरी लिखने के। सो वो जो एक्ट्रेस का जो टेम्पर था वो बहुत ज्यादा शॉर्ट था, और वो एक दिन सेट पे आके चिल्लाने लग गई। तो जो हमारे लॉयर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको रिकॉर्ड किया, उनका वीडियो बनाया, और थोड़ी देर बाद उनको वो चला के दिखाया था। तो वो खुद शॉक हो गई थी अपनी आवाज सुन के उस चीज के अंदर, और वो बहुत ज्यादा टेरर में चली गई थी, और उनका करियर वही खत्म हो गया था। तो एक लॉयर ने क्या करा, एक एक्टर का करियर खराब कर दिया था, ठीक है। तो एक लॉयर ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट चीज पोएट बताते हैं कि यूजुअली जो लोग कपड़े पहनते थे वहां पे वो सब धोती पहनते थे व्हाइट शर्ट के साथ में, ठीक है, जो उनका ड्रेसिंग था वहां पे वही था, और वो सब किसके भक्त थे, गांधी जी के, और वो लोग कम्युनिज्म वर्ड के खिलाफ थे, कम्युनिज्म के खिलाफ थे। क्यों थे खिलाफ, क्यों ऐसे मानते थे कि अगर कोई इंसान कम्युनिस्ट है तो वो क्या होगा कि वो अपने घर वालों को भी मार सकता है, ठीक है, तो वो क्रिमिनल है और वो कुछ भी कर सकता है, तो वो लोग उन चीजों के खिलाफ थे। तो बेसिकली क्या हुआ, लास्ट में हमारे जो डायरेक्टर साहब थे, जो बॉस साहब थे, उन्होंने इस डिपार्टमेंट को बंद कर दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि अब कोई स्टोरी डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं होगा। तो क्या हो गया, जो स्टोरी राइटर्स थे और जो पोएट राइटर्स थे उनकी तो जॉब गई, और साथ में जो हमारे एक लॉयर थे जो कि क्या पहनते थे, टाई शर्ट और पैंट्स, बिल्कुल सूट वूट पहन के, ठीक है, बढ़िया तैयार होते थे, लेकिन बाकी लोग क्या पहनते थे, धोती पहनते थे, ठीक है। तो उनकी जॉब भी चली गई थी जब स्टोरी डिपार्टमेंट को हमारे जो बॉस थे जेमिनी स्टूडियो के, उन्होंने बंद कर दिया था। पहली बार ऐसा हुआ था, हमारे ऑथर बताते हैं कि सरकास्टिकली कि राइटर्स और पोएट्स के कारण क्या हुआ, एक लॉयर की जॉब चली गई, क्लियर। चीज जो ऑथर बताते हैं वो ये बताते हैं कि जो जेमिनी स्टूडियो था वो बहुत सारे पोएट्स का फेवरेट हॉर्न था। फेवरेट हॉर्न मतलब फेवरेट जगह थी आके बैठने की। जैसे कि कुछ कुछ पोएट के नाम यहाँ पे लिखे हैं मैंने, जो आपकी बुक के अंदर मेंशन है, वहां से भी आप टैली कर सकते हैं। एसडीएस योगियर, शंभु सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री, ठीक है, हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, ठीक है। सो कुछ पोएट है जिनका फेवरेट हॉन्ट क्या था, हमारा जेमिनी स्टूडियो, जहाँ पे ये लोग यूजुअली जाते थे और क्या पीते थे,
कॉफी पीते थे। तो हमारे ऑथर बताते हैं कि उस टाइम पे जो कॉफी ब्रेक होता था वो बहुत ही बढ़िया होता था, क्योंकि जो कांग्रेस वाले थे उनके जितने भी जो रूल करते थे वो, या जितना भी परेशान करते थे, उसमें सबसे बेस्ट टाइम था वो ये कॉफी वाला टाइम ही था, जो सब लोग फुली एंजॉय करते थे। क्लियर? सो हमारे ऑथर बताते हैं कि कॉफी कितनी बढ़िया थी उस टाइम पे, और लोग कम्युनिज्म वर्ड के बिल्कुल ही खिलाफ थे। क्लियर? अब हमारे ऑथर बताते हैं एक आर्मी थी जो 200 लोगों की आर्मी थी। क्लियर? जिसका नाम क्या था? फ्रैंक बुचमैन्स मॉरल रीआर्मेंट आर्मी। मद्रास विजिट किया था 1952 में, और इन लोगों को जेमिनी स्टूडियो से ज्यादा अच्छी जगह कोई और नहीं मिली। तो जेमिनी स्टूडियो के अंदर कितने लोग आए थे? 200 लोग आए थे। इन्होंने 2 प्ले लिखे थे जो बहुत ही अच्छे प्ले थे, जो जिनके जो आइडिया थे, ठीक है, प्लेस के जो आइडिया थे वो बहुत सिंपल थे और नॉर्मल एडवाइस टाइप्स थे, लेकिन जो उनकी जो कॉस्ट्यूम थी और जो मेकअप था वो बहुत ही तारीफ के लायक था। क्लियर? जो फर्स्ट प्रायोरिटी रखी थी और जो मेकअप था वो बहुत अच्छा था, और बहुत टाइम तक तमिल फिल्म्स के अंदर सनराइज और सनसेट वाला सीन दिखाया था, जैसे कि इनके 2 प्लेस में दिखाया था। इनके प्लेस के नाम क्या है? एंड द फॉरगॉटन फैक्टर। ठीक है, तो ये इनके 2 प्ले थे जो कि बहुत ज्यादा उस टाइम पे फेमस थे। और हमारे पोएट ये चीज भी बोलते हैं कि जो ये हमारी आर्मी थी MRA, वो किसके अगेंस्ट थी? वो कम्युनिज्म वर्ड के अगेंस्ट थी, नेशनल कम्युनिज्म के अगेंस्ट थी। क्लियर? फ्यू मंथ्स लेटर एक और विजिटर के आने की उनको क्या आई थी? खबर आई थी, लेकिन किसी को भी आइडिया नहीं था कि ये कौन है, और उनके बॉस ने बोला था कि ये बहुत बड़े पोएट हैं। तो उस टाइम के पोएट्स तो टेंसन हो गया, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, ठीक है, तो ये सब थे, लोगों को यही पता था। लेकिन हमारे जो उनके जो बॉस थे उन्होंने उनको कोई नाम नहीं दिया था कि कौन से पोएट वहां पे एक्चुअली आने वाले। तो सब लोग ऐसे थे अच्छा कौन आ रहा है। लेकिन जब वो आए तो हमारे जो बॉस थे जेमिनी स्टूडियो के, उन्होंने एक छोटी सी स्पीच दी थी, जिससे बाकियों को ये समझ में आ गया था कि अच्छा जो ये विजिटर आए हैं, जो ये पोएट हैं जिनका क्या नाम था? स्टीफन स्पेंडर, इनके बारे में हमारे जो बॉस है इनको भी कोई आइडिया नहीं है, तो उनको भी कुछ पता उनके बारे में था नहीं। क्लियर? और जो हमारे पोएट थे उन्होंने जब एक स्पीच दी तो वो भी किसी को समझ में नहीं आई थी, क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश एक्सेंट के अंदर थी। क्लियर? तो वो भी किसी को समझ में नहीं आई थी और वो चले गए। तो तब किसी को समझ नहीं आया कि आखिर स्टीफन स्पेंडर थे कौन और उनकी विजिट इतनी इंपॉर्टेंट वहां पे क्यों थी। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि वो जो इंसान जो वहां पे उनके सामने खड़े हैं वो कितने ज्यादा बड़े पोएट हैं या बड़े राइटर हैं। हमारे राइटर बताते हैं कि उनका जो विजिट था वो एक मिस्ट्री ही रह गया था। क्लियर? किसका? स्टीफन स्पेंडर का। क्लियर? वो बहुत अच्छे पोएट है, अपन ने भी उनकी पोएम पढ़ी हुई है। क्लियर? अब हमारे पोएट बोलते उनको जो राइटिंग थी उसके अंदर बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, उनको लिखने के अंदर बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। तो अब जब उनको राइटिंग के बारे में बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा था तो उन्होंने एक छोटा सा अनाउंसमेंट सुना था, जो किसने किया था? हिंदू की साइड से छोटा सा इनसिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट आया था शॉर्ट स्टोरी राइट टेस्ट का। क्लियर? सो उसके अंदर क्या था? उनको एक शॉर्ट स्टोरी सबमिट करनी थी, और ये किसने ऑर्गेनाइज करवाया था? एक ब्रिटिश पब्लिकेटर ने ऑर्गेनाइज करवाया था, जिन्होंने क्या लिखी थी? द इनकाउंटर लिखी थी। तो अब हमारे जो ऑथर थे उन्होंने कहा था कहीं पे भी टाइम खराब करने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि ये कौन से ब्रिटिश पब्लिकेटर है और इनकी कौन सी बुक है द इनकाउंटर, और क्या मेरा इस कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करना सही भी है कि नहीं है। क्लियर? सो वो चले गए थे ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर ये देखने। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी फ्रेश कॉपीज पड़ी थी, जो बुक्स थी वो पड़ी थी किसकी? द इनकाउंटर की। और उन्होंने जैसे ही एडिटर का नाम देखा तो उनके दिमाग में एक घंटी बजी। वो घंटी क्या थी कि इससे तो वो मिले हुए हैं। कहाँ मिले हुए हैं? जेमिनी स्टूडियो के अंदर मिले हुए हैं। कौन थे वो? बिल्कुल स्टीफन स्पेंडर थे वो, जिन्होंने वो बुक लिखी थी। और तब उनको समझ में आया था कि अच्छा ये तो कुछ इतने बड़े राइटर है जो इतनी सारी बुक्स को लिख चुके हैं, और उनको ऐसा लग रहा था कि ये कौन है? उनके लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर है। लास्टली अब हमारे ऑथर ने जेमिनी स्टूडियोज को छोड़ दिया था, मतलब अब वो वहां पे काम नहीं करते थे और उनके पास अब बहुत ज्यादा टाइम था और क्या था? बहुत कम मनी थी। ठीक है, तो उनके पास में उनको एक सेल दिखी थी जो ऐसे स्ट्रीट पे थी, बुक्स की सेल। तो उन्होंने क्या, उनको हर बुक कितने में मिल रही थी? फर्स्ट कि उनको 50 पैसे में मिल रही थी। क्लियर? तो उन्होंने डिसाइड करी कि वो बुक एक खरीदेंगे। तो उन्होंने एक बुक खरीदी जो क्या, किस नाम से थी? द गॉड दैट
फेल्ड, क्लियर। और उसके अंदर 6 अलग अलग राइटर्स के क्या लिखे हुए थे, आर्टिकल्स, या फिर आप बोल सकते हो उनके कॉम्प्रिहेंशंस लिखे हुए थे, क्लियर, जो बुक के अंदर थे। तो उसमें से जो एक राइटर थे 6 राइटर्स के अंदर, वो कौन थे, हमारे स्टीफन स्पिंडर। तब उनको पता पड़ा था, और उससे पहले भी उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जहां पर उनको ये चीज पता पड़ी थी कि स्टीफन स्पिंडर हमारे कितने बड़े राइटर हैं। इस बुक के अंदर जो ये 6 राइटर्स थे, इन्होंने अपनी जर्नी लिखी थी कम्युनिज्म से रिलेटेड, ठीक है, और किस तरीके से उन्होंने कम्युनिज्म के अंदर गए थे और किस तरीके से वो वापस आए थे। तो ये थी आपकी स्टोरी पोएट एंड पैनकेक, जिसके अंदर अशोका मित्रन ने एक स्टूडियो के बारे में बताया है, और वहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट थे और वहां का जितना भी सिनेरियो था, जो भी होता था, वो बताया है। Thank you so much for watching this video. If you like my video, please do like, subscribe and share my channel.